फ्रेंड्स, मैं पुष्पेन चतुर्वेदी तिवारी लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है अपना वो प्लांट सेल के ऊपर है। अभी इससे पहले के जो वीडियो थे उन वीडियो में अपना कोशिका जो थी, सेल बायोलॉजी जो थी, इसका जो पार्ट आगे का पार्ट था जिसमें एनिमल सेल जो थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब जो है वो प्लांट सेल के बारे में, जो प्लांट सेल है यानी जो पादप कोशिका होती है आयताकार आकृति की होती है। इस कोशिका के अंतर्गत जो मैंने जंतु कोशिका और पादप कोशिका है उनमें जो मेन डिफरेंस हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो देखो, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कोशिका भित्ति की। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है इस पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। सबसे बाहरी आवरण जो था जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली थी, परंतु जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली तो उपस्थित है ही, परंतु जो पादप कोशिका है इसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो अपन एक तो इसमें कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है, और सारे जो कोशिकांग होते हैं, ये कोशिकांग जो हैं इनमें जो तारक काय था वो जंतु कोशिका में उपस्थित था, लेकिन पादप कोशिका में वो अनुपस्थित होता है। और जो भी कोशिकांग हैं वो पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में जो पाए जाने वाले कोशिकांग थे वो पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। लेकिन जो ये दूसरा पॉइंट है जिसको अपन लवक कह रहे हैं, लवक या प्लास्टिड, ये लवक या प्लास्टिड जो होता है ये पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। यहाँ पर अपन जो मेन रूप से अगर आप अध्ययन करते हैं तो इन दोनों पॉइंटों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे जिसमें लवक और कोशिका भित्ति आती है। तो जो पहला पॉइंट है जिसको अपन कोशिका भित्ति कह रहे हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। जैसा कि ये सबसे बाहरी आवरण है, तो जो पादप कोशिका होती है इस पादप कोशिका का जो जीवद्रव्य होता है, इस जीवद्रव्य के द्वारा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा निर्मित आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है। तो सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सजीव है या मृत है, निर्जीव है। अपना आंसर आएगा ये मृत होती है, मृत होती है। जो क्योंकि मृत जो पदार्थ होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा निर्मित होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो सजीव होती है। वो कैसी होती है? सजीव होती है। जो कोशिका भित्ति है इसका निर्माण, अगर अपन बात करें कि कोशिका भित्ति जो है इसका निर्माण किस प्रकार होता है, ये किसके द्वारा बनी हुई होती है, सामान्य तौर पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपका आंसर आएगा सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अपने को मिलता है वो आपका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इसको जाना जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। अब जो कोशिका भित्ति है इसकी संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कुछ पार्टों में बटी हुई होती है। इन पार्टों में सबसे पहला नाम आता है मध्य पटलिका, दूसरा नाम आता है प्राथमिक भित्ति, तीसरा है द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सेल वॉल का निर्माण करते हैं, अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लें अपन मध्य पटली का। ये क्या है? जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका में जब विभाजन संपन्न होता है तो सर्वप्रथम निर्मित होने वाली संरचना जो है वो मध्य पटलिका कहलाती है। अर्थात जब दो कोशिकाएं पास पास होती हैं,
इन दो कोशिकाओं के पास पास होने पर जो निर्मित होने वाला ये जो आवरण है, इस आवरण को क्या कहा जाएगा? मध्य पटलिका कहा जाएगा। प्रश्न पुटअप किए जाते हैं यहां से, मध्य पटलिका जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो जो मध्य पटलिका है इसकी अगर अपन बात करते हैं, सामान्य तौर पर अगर ऑप्शन में आपको डायरेक्टली ये मिलता है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट के कणों की, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट के जो कण होते हैं इनकी बनी हुई होती है। अगर प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी निर्मित होती है, और उसमें आपको कैल्शियम पैक्टेट अलग दे रखा है, मैग्नीशियम पैक्टेट अलग दे रखा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम पैक्टेट की, क्योंकि प्रमुख रूप से इसमें कैल्शियम पैक्टेट ही पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं की जो मध्य पटलिका होती है वह उसमें मैग्नीशियम पैक्टेट उपस्थित होता है, वरना प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन है? कैल्शियम पैक्टेट है। तो जो मध्य पटलिका होती है ये सामान्य तौर पर कैल्शियम पैक्टेट तथा मैग्नीशियम पैक्टेट के कणों से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका विभाजन के दौरान इसका निर्माण होता है मध्य पटलिका का। जब जो आप फलों की बात करते हैं, फल जो होते हैं जब ये पक जाते हैं, फल जब पकते हैं तो पकते समय पर यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये मध्य पटलिका जो होती है वो गल जाती है, और गलने के कारण जो फल होते हैं वो फल पक जाते हैं। तो फलों के पकने के समय पर ये मध्य पटलिका जो होती है वो गल जाती है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति, ये जो प्राथमिक भित्ति होती है, प्राइमरी वॉल जो होती है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो कोशिका के अंदर की ओर निर्मित होने वाली संरचना जो होती है वो कहलाती है प्राथमिक भित्ति। इस प्राथमिक भित्ति का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो है वो हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन, ये जो पदार्थ होते हैं इनके द्वारा निर्माण किसका होता है? प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति जो होती है इसके बाद आती है द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति जो होती है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सामान्य तौर पर ये जो हेमीसेलुलोज होते हैं, यानी ये जो हेमीसेलुलोज है, इस हेमीसेलुलोज के अनेक स्तरों से इसका निर्माण होता है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। सामान्यतः अत्यधिक जो अधिकांशतः जो पादप होते हैं, इन पादपों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में ये तीनों स्तर ही पाए जाते हैं। मध्य पटलिका है, प्राथमिक भित्ति है और द्वितीयक भित्ति है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जो पादप होते हैं, इन पादपों की जो ट्रैकिड्स होती हैं, वाहिनिका होती है, वाहिनिका या ट्रैकिड जो होती है, इन ट्रैकिड्स में एक और भित्ति पाई जाती है और इस भित्ति को अपन तृतीयक भित्ति कहते हैं। तृतीयक जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है। तो सामान्य तौर पर अगर अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, निर्जीव पदार्थों के द्वारा इसका निर्माण होता है। कोशिका भित्ति जो होती है ये मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेलुलोज के द्वारा होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड का रूप होता है। जो कोशिका भित्ति होती है इसके प्रारूप में, इसकी संरचना में कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो इसके कहेंगे अपन कि मध्य पटलिका है, प्राथमिक भित्ति है, द्वितीयक भित्ति है, तृतीयक भित्ति है। मध्य पटलिका का निर्माण जो होता है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट के कणों से होता है। प्रमुख रूप से आंसर क्या आएगा? कैल्शियम पैक्टेट के कणों से निर्मित होती है। प्राथमिक भित्ति जो होती है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यह है हेमीसेलुलोज में पैक्टिन के कणों से निर्मित होती है। द्वितीयक भित्ति जो होती है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो हेमीसेलुलोज के द्वारा इसका निर्माण होता है। तृतीयक भित्ति जो होती है वो प्रमुख रूप से जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, जिनको अनावृत बीजी पादप कहा जाता है, इन अनावृत बीजी पादपों में तृतीयक भित्ति जो होती है वो पाई जाती है। इनकी जो वाहिनिका होती है, जिसको ट्रैकिड कहते हैं, इनमें ये तृतीयक भित्ति जो होती है वो उपस्थित होती है। अब जो विभिन्न एग्जाम हैं इनकी अगर अपन बात करते हैं, इनमें कई प्रश्न जो होते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है इसमें प्रमुख रूप से अगर अपन बात करते हैं तो जो कोशिका भित्ति है इसमें दृढ़ता और जो स्थिरता होती है वो किसके कारण आती है? तो
इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इस पर दो पदार्थ हैं, नाम है लिग्निन तथा सुबेरिन। लिग्निन तथा सुबेरिन नामक जो पदार्थ होते हैं, इनका स्तर जो होता है, स्तर होता है, इनकी जो लेयर होती है वो कोशिका भित्ति पर पाई जाती है, और इन्हीं पदार्थों के कारण जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ होती है, कठोर होती है। दृढ़ता और कठोरता जो होती है वो प्रदर्शित करती है। जो कवक होते हैं, कवक, फंजाई, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पुटअप किया जाता है। तो कवक जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन। हालांकि काइटिन की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी जो है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। तो काइटिन का जो है, काइटिन की जो है वो कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्मित होती है। इसके अलावा जहाँ बात करते हैं, अगर इसका जो प्रमुख कार्य है, कार्य की अगर अपन बात करते हैं, कार्यों की बात करते हैं, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या काम करती है। कोशिका भित्ति पादप को दृढ़ता, कठोरता, स्थिरता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये कोशिका की, संपूर्ण कोशिका की सुरक्षा करने का काम करती है। प्रमुख कार्य अगर पूछा जाता है तो प्रमुख कार्य के रूप में यह पादप को सूखने से बचाने का काम करती है। कोशिका भित्ति का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, पादप को सूखने से बचाना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। जो जीरो फैट या अपन कहें मरुद्भिद पादप होते हैं, इन मरुद्भिद पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, इसके ऊपर एक पदार्थ का स्तर पाया जाता है, इस एक पदार्थ की लेयर पाई जाती है। और ये जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ का नाम है, इसका भी पूछा जाता है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण जो संपूर्ण कोशिका भित्ति होती है वो मांसल हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो क्यूटिकल का आवरण जो होता है वो, यह आवरण जो होता है वह उन पादपों से जल की हानि को रोकने का काम करता है। इस प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो जो पहला पॉइंट था कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति के बारे में अपन ने जाना। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है लवक। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अवेलेबल नहीं होता है। अब इसके बारे में जानते हैं, लवक क्या है। लवक या इसे प्लास्टिड कहते हैं, लवक या प्लास्टिड। देखिए, अगर इसकी बात करते हैं लवक या प्लास्टिड की, तो मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था उस समय बताया था, यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कोशिका में दो ही कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। इसमें एक लवक होता है, यानी कि जो प्लास्टिड जिसको कहते हैं अपन, लवक है, और दूसरा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये दोनों ही कोशिकांग जो होते हैं, इन कोशिकांगों की अगर अपन बात करें तो ये अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होते हैं। पादप कोशिका में तो दोनों अवेलेबल होते हैं, परंतु जंतु कोशिका जो होती है उसमें केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लवक वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। यहां पर पादप कोशिका में लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों ही अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होते हैं। दोनों की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों में ही स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है। तो जो लवक या प्लास्टिड है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सन 1865 में हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी? लवक की। लवक की खोज किसने की? हीकल ने की थी। हीकल जो थे, इन्होंने लवक की खोज की थी। इस लवक के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो लवक जो होते हैं वो इनमें वर्णक उपस्थित होते हैं। इन वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें हरित लवक है। तो हरित लवक जो है, इसके बारे में सबसे पहले सिम्पर ने बताया था। किसने बताया था? सिम्पर नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने हरित लवक के बारे में बताया था। अब लवक या प्लास्टिड जो होते हैं, इनकी मैंने बोला अभी आपके सामने कि वर्णक उपस्थित होते हैं, और वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, यानी रंगों की उपस्थिति के आधार पर इनको तीन पार्टों में बांटा जाता है। ये जो तीन भाग होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं इसके, इसमें पहला आता है हरित लवक, दूसरा आता है वर्णी लवक, तीसरा आता है अवर्णी लवक।
हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, इसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो है, सबसे पहले इसकी बात करें, मैंने बोला सिम्पर नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसका नाम दिया था हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था इसे। ये जो संरचना है, जो हरित लवक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, 2 आवरण पाए जाते हैं इसके ऊपर। ये जो संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना जो है वो हरित लवक की होती है, जिसमें बाहरी आवरण जो होता है और इसके अंदर जो है वो दूसरा आवरण है, आंतरिक अंतः आवरण होता है। अंतः आवरण जो होता है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें अनेक ऐसी ये पट्टीनुमी संरचना पाई जाती हैं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। ये कुछ चैनल्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये बाह्य आवरण है, अंतः आवरण, इसमें मैट्रिक्स है ये। तो ये जो है, ये पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रोमा कहलाता है, स्ट्रोमा। और ये वाला जो पार्ट होता है, आंतरिक भाग जो होता है, इसमें ये जो एक के ऊपर एक पट्टी रूपी संरचना है, अर्थात ये जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन जो हैं यानी सिक्के होते हैं, इन सिक्कों की एक के ऊपर एक रख दें, इस प्रकार एक ढेरी बना लें, इस प्रकार की संरचना जो होती है वो इनकी पाई जाती है। ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को ग्रेना कहा जाता है, ग्रेना। तो प्रमुख रूप से जो हरित लवक है, इसके 2 भाग हुए। पहला भाग जो है, बाहरी भाग जो होता है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। आंतरिक भाग जो होता है वो ग्रेना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। इसमें ये जो ढेर हैं, इन ढेरों की अगर अपन बात करते हैं तो इन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के नाम से इनको जाना जाता है। यहां पर जो है मेनली अपने को याद रखना है कि जो हरित लवक है, जैसा कि नाम आ रहा है हरित, हरा रंग, अर्थात इसमें एक वर्णक होता है और ये हरे रंग का वर्णक होता है। इस वर्णक को क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित। क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है, ये वर्णक जो है वो किसमें उपस्थित होता है? हरित लवक में उपस्थित होता है। अब यहां से जो है क्लोरोफिल से कई सारे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्लोरोफिल या जो पर्णहरित है, ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक है। क्लोरोफिल का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम डाइहाइड्रो पोरफायरिन वलय के रूप में इसका ये रासायनिक नाम होता है। यानी मैग्नीशियम डाइहाइड्रो पोरफायरिन वलय जो है उसे अपन क्लोरोफिल कह सकते हैं, कहते हैं। क्लोरोफिल जो है, अब जैसा कि इसमें नाम आ रहा है मैग्नीशियम, अगला प्रश्न पुटअप किया जाता है। सामान्य तौर पर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, पादपों में कौन सी धातु पाई जाती है? पादपों में कौन सी धातु जो होती है वो उपस्थित होती है? तो जैसा कि नाम आ रहा है इसमें मैग्नीशियम, तो आपका आंसर आएगा पादपों में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम जो होती है वो उपस्थित होती है। अब ये जो हरित लवक है, इसमें जो वर्णक है क्लोरोफिल, ये इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम की सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो पादपों में कहाँ उपस्थित होती है? तो जो क्लोरोफिल है यानी जो पर्णहरित है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज्यादा पत्तियों में उपस्थित होगा। किसमें होगा? पत्तियों में। तो मैग्नीशियम की उपस्थिति सर्वाधिक कहाँ होगी? पत्तियों में होगी, पत्तियों में उपस्थित होती है।
पत्तियों में मैग्नीशियम धातु जो होती है वो उपस्थित होती है। जब 230 अणु, कितने 230 अणु क्लोरोफिल के आपस में मिलते हैं तब एक संरचना बनती है। इस संरचना का नाम होता है क्वांटासोम। क्या नाम है इसका? क्वांटासोम। 230 अणु क्लोरोफिल के जब मिलते हैं तो इनके आपस में जुड़ने से एक संरचना बनती है। संरचना का नाम होता है क्वांटासोम। दो वैज्ञानिक थे, नाम था पार्क तथा विगिन्स। पार्क तथा विगिन्स ने ये क्वांटासोम था इसको प्रतिपादित किया था, अर्थात क्वांटासोम नाम किसने दिया था? पार्क और विगिन्स ने दिया था। 230 अणु क्लोरोफिल के आपस में मिले तब ये संरचना बनी, जिसको कहेंगे अपन क्वांटासोम। क्वांटासोम जो होती है इसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है? क्वांटासोम को कहा जाता है। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण किसने किया था? पार्क तथा विगिन्स नामक वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया था। और इसका निर्माण किससे होता है? तो 230 क्लोरोफिल के अणु आपस में मिलते हैं तब ये संरचना निर्मित होती है। इसका नाम होता है क्वांटासोम। क्वांटासोम। अब जो है इस पे से प्रश्न और पुटअप किए जाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पहला जो पॉइंट आता है, यानी कि 2 जो चरण हैं इनमें एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों जो प्रकार हैं इनमें ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को हिंदी में पीठिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठिका। पीठिका भाग के अंतर्गत संपन्न होती है। अप्रकाशिक यानी डार्क रिएक्शन कहां संपन्न होती है? पीठिका पार्ट में संपन्न होती है। और जबकि जो दूसरा है लाइट रिएक्शन होती है, यानी जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना पार्ट में संपन्न होती है। ग्रेना भाग जो होता है इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन जो होती है वो संपन्न होती है। एक सामान्य प्रश्न जो होता है ये भी पूछ लिया जाता है, पादपों का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? अब अगर वहां पर आपको ऑप्शन में हरित लवक दिया गया है तो हरित लवक आपका आंसर होगा, यानी लवकों में अगर पूछा गया है। और अगर आपसे वहां पर वर्णक के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण होगा। दोनों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, हरित लवक भी मिल जाता है और क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्लोरोफिल होगा, पर्णहरित होगा। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही जो पादप हैं इन पादपों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, हरे रंग के होते हैं। तो ये तो था हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसमें से महत्वपूर्ण जो बातें हैं, हरित लवक जो है उसका नामकरण किसने किया था? सिम्पर ने किया था। किसने किया था? सिम्पर ने। हरित लवक में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित होता है। इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम डाइहाइड्रोपोरफायरिन वलय होता है। पादपों में कौन सी धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा पत्तियों में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? पत्तियों में उपस्थित होती है। जो हरित लवक है इसके 2 पार्ट थे, बाहरी भाग को स्ट्रोमा कहा गया, आंतरिक भाग को ग्रेना कहा गया। बाहरी भाग जो था स्ट्रोमा, इसमें कौन सी प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न हुई, डार्क रिएक्शन संपन्न हुई। और आंतरिक भाग जो था जिसको ग्रेना कहा गया, ग्रेना भाग में कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन थी, प्रकाशिक अभिक्रिया थी, वो किसमें संपन्न हुई? ग्रेना पार्ट में संपन्न हुई। अब जो 230 अणु थे किसके? क्लोरोफिल के, उन्होंने एक इकाई का निर्माण किया। इस इकाई को क्या कहेंगे आप? क्वांटासोम कहेंगे। और क्वांटासोम जो था इसका नाम किसने दिया था? पार्क तथा विगिन्स नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। क्वांटासोम जो था इसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? पादप जो हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चूंकि भोजन का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। इसलिए हरित लवक को किचन ऑफ प्लांट सेल
अर्थात पादप कोशिका का रसोई घर जो होता है वो किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो होता है वो कई बार पूछा जाता है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक जो होता है उसे कहा जाता है, ये रसोई घर कहलाता है। किचन ऑफ प्लांट सेल के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है इसका, जिसको कहते हैं अपन वर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इसके बारे में जाने अपन। दूसरा पॉइंट है वर्णी लवक। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? क्रोमोप्लास्ट। जो वर्णी लवक होते हैं इनकी अगर अपन बात करें तो सामान्य तौर पर जो वर्णी लवक है इसमें प्रमुख रूप से, जैसा कि अपन ने कहा कि ये जो लवक हैं इन लवकों में, तो जो वर्णी लवक होता है इसकी अगर अपन बात करते हैं, ये जो लवक है इसके अंदर प्रमुख रूप से जो हरित लवक था, हरित लवक में हरे रंग का वर्णक था जिसको अपन ने क्या कहा था? क्लोरोफिल कहा था। ये जो क्लोरोफिल होता है ये यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो हरे रंग को छोड़कर अन्य जितने भी रंग हैं उन सभी रंगों के जो वर्णक हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं वर्णी लवक के अंदर। जैसे बैंगनी रंग होता है, इसके लिए उत्तरदायी वर्णक जो है वो है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन होता है। लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक जो होता है वो होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन है। इसके अलावा कैरोटीन, इसको अगर अपन बात करें, जो कैरोटीन वर्णक है ये लाल रंग के लिए है। और कैरोटीन वर्णक जो होता है ये हल्के गुलाबी तथा पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हल्के पीले के लिए ही वर्णक है ज़ेंथोफिल। ये जो वर्णक होते हैं, मैंने बोला वर्णी लवक जो होता है इसमें केवल और केवल क्लोरोफिल जो होता है इसको छोड़ दें। क्लोरोफिल को छोड़कर यानी हरे रंग के वर्णक को छोड़कर अन्य जितने भी रंग हैं इन सभी रंगों के वर्णक जो होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होते हैं। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसकी जो सामान्य तौर पर अगर कहें कि पादप के किन पार्टों में, किन भागों में पाया जाता है, जो क्रोमोप्लास्ट है यानी कि जो वर्णी लवक होता है ये पादप के कौन से भाग में पाया जाता है? तो अगर अपन बात करते हैं इनकी कि ये किस में उपस्थित होता है, तो सामान्य तौर पर ये जो है वो एक तो फलों में उपस्थित होता है, फलों में पाया जाता है। और दूसरी जहां बात करते हैं तो फलों के अलावा जो पुष्प होते हैं, पुष्प की जो दल होते हैं, पुष्प के जो दल होते हैं, दल के अंदर भी कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? दल के अंदर भी कौन सा लवक उपस्थित होता है? वर्णी लवक उपस्थित होता है। जो फल हैं इनको रंग प्रदान करने के लिए, पुष्पों को जो है वो चटकीले रंग प्रदान करने के लिए वर्णी लवक जो होता है वही उत्तरदायी होता है। ये लवक जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, अर्थात हरित लवक जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्णी लवक में भी कन्वर्ट हो सकता है। वर्णी लवक है वर्णी लवक में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अपन बात करते हैं, जो मिर्च है, टमाटर है, ये प्रारंभ में किस रंग के होते हैं? तो अपन कहेंगे कि हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं तो इनमें लवक कौन सा उपस्थित होता है? इनमें कौन सा लवक होगा? हरित लवक उपस्थित होगा। और जैसे ही जब ये परिपक्व होते हैं, पक जाते हैं, तो पकने पर इनमें कौन सा लवक उपस्थित होगा? वर्णी लवक उपस्थित होगा।
अगर अपन वर्णकों की बात करते हैं तो प्रारंभ में तो उसमें पर्णहरित था और बाद में कौन सा हो गया, लाइकोपीन हो गया। लाइकोपीन के कारण ही इनका रंग जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, लाल रंग का होता है। तो जो वर्णिलवक होते हैं इनमें ये जो कैरोटीन नाम आया, कैरोटीन को प्रो विटामिन ए कहा जाता है। प्रो विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन, कैरोटीन। कैरोटीन वर्णक जो होता है प्रो विटामिन ए, प्रो का मतलब यहाँ प्रारंभ से, प्रारंभिक है, अर्थात कैरोटीन युक्त पदार्थों का अगर सेवन किया जाता है तो हमारे शरीर में जो यकृत और आंतरिक श्लेष्मा होती है वो इन कैरोटीन यानी इस कैरोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, रेटिनॉल में। किसमें, रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो है उसको क्या कहेंगे आप, विटामिन ए कहेंगे, प्रो विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कैरोटीन जो है इसको प्रो विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये कैरोटीन वर्णक होता है। प्रचुर मात्रा जो होती है वो गाजर में होती है कैरोटीन की। तो जो गाजर है इसलिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो गाजर को ही माना जाता है। इस प्रकार ये वर्णिलवक होता है। वर्णिलवक के बाद तीसरा जो पॉइंट आता है इसी का, और वो तीसरा पॉइंट कौन सा है, अवर्णिलवक है। कौन सा है, अवर्णिलवक। इस अवर्णिलवक की अगर अपन बात करते हैं क्या है अवर्णिलवक, तो अवर्णिलवक के अंतर्गत अवर्णिलवक ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है इसको, ल्यूकोप्लास्ट। इनमें कोई भी वर्णक जो होता है, किसी भी वर्णक की बात करते हैं तो वर्णक इनमें अनुपस्थित होते हैं। ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन, कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं तो पादप के किन पार्टों में पाए जाते हैं, पादप के उन भागों में इनकी अधिकता होती है जहां पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश किन भागों में नहीं पहुंच पाता है पादप के, तो सामान्यतः अपन कहेंगे कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों में प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ये इनकी जो अधिकता होती है वो कहाँ होती है, जड़ों में होती है। जो मूल होती है इसमें ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से वर्ण लवक, अवर्णिलवक। इनमें किसी भी प्रकार का वर्णक जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। जड़ पार्ट में ये पाए जाते हैं और प्रमुख रूप से इनका कार्य जो होता है वो होता है संग्रह का। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थों का संग्रहण जो है वो इनका प्रमुख कार्य होता है। तो जो अवर्णिलवक होते हैं इन्हें संग्रह के आधार पर, पदार्थों के संग्रह के आधार पर प्रमुख रूप से 3 पार्टों में बांटा जाता है। नंबर 1 आता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या हैं, वे लवक जो किसका संग्रह करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका संग्रह करते हैं, उसे क्या कहेंगे आप, एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, इसे इलियोप्लास्ट कहा जाता है। इलियोप्लास्ट तो वे लवक जो तेल बूंदों, किनकी, तेल बूंद कह सकते हैं, और साथ में या फिर इसको अपन कह सकते हैं जो बसीय पदार्थ होते हैं उनका संग्रह करने वाले जो लवक होते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, इलियोप्लास्ट कहेंगे। तीसरा जो होता है एल्यूरोप्लास्ट कह सकते हो या इसको प्रोटीनोप्लास्ट कह सकते हो। प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है ये। तो प्रोटीनोप्लास्ट हमारे नाम से विदित हो रहा है किसका, वे लवक जो किसका संग्रह करते हैं, प्रोटीन का संग्रह करते हैं। उन लवकों को क्या कहा जाएगा, प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाएगा। तो सामान्य तौर पर जो ये अवर्णिलवक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रह करते हैं। संग्रह के आधार पर 3 प्रकार के थे, एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करें, इलियोप्लास्ट जो तेल बूंद या बसीय पदार्थों का संग्रह करें, और प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन का संग्रह करते हैं। किसका संग्रह करते हैं, प्रोटीन का संग्रह करते हैं। इस प्रकार जो पादप कोशिका थी, इस पादप कोशिका के अंतर्गत अपन ने महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, इसके जो 2 पॉइंट थे, एक कोशिका व्यक्ति थी और दूसरा कौन सा था, लवक। इन दोनों के बारे में अध्ययन किया। अब अगर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस करें, इनमें इन दोनों कोशिकाओं में अंतर करें, तो
तो अंतर में जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट तो क्या आएगा कि इनकी शेप, जो शेप होती है, आकृति होती है, उसके बारे में। पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्यतः किस आकार की होती हैं, आप कहेंगे आयताकार होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं अधिकांशतः किस आकार की होती हैं, आप कहेंगे अंडाकार होती हैं। पहला तो यही अंतर हो गया। दूसरे की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा जो है, इनमें पादप कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण क्या था, कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अगला अंतर जो होता है वो क्या होता है, तो जो कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों में डिफरेंस करना, जिसमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तारककाय की। तारककाय किस में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में तारककाय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं लवक या प्लास्टिड की, तो लवक या प्लास्टिड जो होता है वो किस में उपस्थित होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगली अगर अपन बात करते हैं दोनों की ही, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं की बात करते हैं, केंद्रक की स्थिति की बात कर लेते हैं। केंद्रक जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, जंतु कोशिका में मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में कहां पाया जाता है, पर्दी की ओर या सिरे की ओर उपस्थित होता है। इस प्रकार ये प्रमुख रूप से कुछ अंतर थे जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहां पर जो है वो अपन ने सेल बायोलॉजी के अंतर्गत संपूर्ण जो कोशिका थी इसका अध्ययन किया। इसके बाद में जो इसी में सेल बायोलॉजी का जो दूसरा टॉपिक है, जिसको अपन सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।